This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. ये वीडियो शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड चैंपियन जैसे इवेंट्स में भारत को मेडल दिलाने वाले पहलवान आज अपना कैरियर दांव पर लगाकर दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। दंगल करने वाले ये महाबली खुद को आज कितना कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनका आरोप है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण व कोच महिला खिलाड़ियों पर बुरी नजर रखते हैं और बात न मानने पर उन्हें परेशान किया जाता है। कई दिनों से मीडिया में यही खबर छाई हुई है, लेकिन जिस तरह से इन आरोपों की जांच में धीमी गति से काम हो रहा है उसमें राजनीतिक प्रभाव साफ दिख रहा है। लेकिन इस घटना जैसे कई उदाहरण भारतीय खेलों के इतिहास में रहे हैं। ऐसी ही एक दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है रुचिका गिरहोत्रा की। देश की एक उभरती हुई लॉन टेनिस खिलाड़ी जो एक आईपीएस अधिकारी के शोषण का शिकार बनी। इस केस की जांच को पावर व पॉलिटिक्स के असर ने मजाक बना के रख दिया, जिसकी कीमत रुचिका को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। फिर भी उसे इंसाफ नहीं मिला। आज की कहानी है रुचिका गिरहोत्रा की। रुचिका अपने परिवार के साथ पंचकुला, चंडीगढ़ में रहती थी। उसके पिता एससी गिरहोत्रा यूको बैंक में मैनेजर थे। एक छोटा भाई आशु था। मां की मृत्यु हो चुकी थी। रुचिका चंडीगढ़ के सेक्रेड हार्ट स्कूल फॉर गर्ल्स में 10वीं की स्टूडेंट थी। वो अपनी सहेली आराधना प्रकाश के साथ हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन में ट्रेनिंग ले रही थी। रुचिका एक प्रतिभाशाली और होनहार टेनिस प्लेयर थी, जिसके खेल की तारीफ स्कूल और एसोसिएशन में हर कोई करता था। उस समय एसोसिएशन के अध्यक्ष SPS राठौर थे। राठौर 1966 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे। राठौर की बेटी प्रांजलि राठौर रुचिका की ही क्लास में पढ़ती थी, जिससे कई बार राठौर ने रुचिका और उसके खेल के बारे में सुना था। 11 अगस्त 1990 को राठौर रुचिका के घर जाकर उसकी खेल की तारीफ करते हैं और आगे की ट्रेनिंग में हेल्प करने का वादा करते हैं, जिसके लिए रुचिका को अगले दिन वो ऑफिस में आने को कहते हैं। SP राठौर वही एसोसिएशन के कंपाउंड में बने बंगले में ही रहते थे। अगले दिन 12 अगस्त 1990 को रुचिका अपनी दोस्त आराधना प्रकाश के साथ हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन के ऑफिस जाती है। ऑफिस में SP राठौर अकेले ही थे। दोनों को साथ देखकर राठौर ने आराधना को टेनिस कोच को बुलाकर लाने को कहा। आराधना के कमरे से जाते ही राठौर रुचिका के पास जाकर उसे छूना शुरू करते हैं। रुचिका को समझ पाती उससे पहले ही राठौर ने उसे कसकर जकड़ लिया और बेहद ही घिनौने तरीके से उसके शरीर को दबाने लगा। इस हरकत से डरी हुई रुचिका अपने को छुड़ाने की कोशिश करती रही। उसकी हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी और राठौर का वहशीपन बढ़ता जा रहा था। अब रुचिका ने दबी आवाज में चीखना शुरू किया। इस सब के बीच आराधना ने वापस आते हुए रुचिका की चीख सुनी। वो भागकर कमरे में आई। उसने देखा कि रुचिका को राठौर ने बाहों में जकड़ा हुआ है और वो बेहद अश्लील तरीके से रुचिका को प्रताड़ित कर रहा है। आराधना ये देखकर शौक से खड़ी रह गई। जैसे ही राठौर की नजर आराधना पे पड़ी तो रुचिका पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। उसने गुस्से में आराधना पर चिल्लाना शुरू किया कि वो वापस जाकर कोच को बुलाकर लाए। रुचिका कमरे में एक तरफ डर से कांपती हुई रो रही थी। आराधना इस हालत में रुचिका को छोड़कर वहां से नहीं गई। राठौर का गुस्सा और बढ़ा। तब उसने आराधना को भला बुरा कहते हुए वहां से जाने को कहा, लेकिन तभी रुचिका आराधना का हाथ पकड़कर ऑफिस से भाग निकली। वहां से निकलकर उसने रोते हुए सारी बात आराधना को बताई। दोनों बुरी तरह डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने ये बात किसी को न बताने का फैसला किया। इसी डर से अगले दिन वो टेनिस प्रैक्टिस पर भी नहीं गई, लेकिन घर वालों के बहुत जोर देने पर 14 अगस्त को दोनों फिर से प्रैक्टिस पे पहुंची। राठौर से सामना ना हो इसलिए वो शाम 6:30 बजे प्रैक्टिस पे गई, लेकिन वापसी पर एक नौकर ने उन्हें रोककर राठौर का मैसेज दिया कि सर ने ऑफिस में बुलाया है। दोनों अब बुरी तरह घबरा गई और भागकर घर पहुंची, जहां उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये सारी बात बताई। अब रुचिका और आराधना के माता पिता ने मिलकर ये तय किया कि वो राठौर के इस हरकत के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। क्योंकि राठौर खुद एक आईपीएस ऑफिसर था, इसलिए इतने पावरफुल ऑफिसर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने की बजाय उन्होंने CM हुकुमचंद और बाद में होम मिनिस्टर संपत सिंह से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये पॉसिबल न हो सका। कई बार कोशिश करने के बाद होम सेक्रेटरी JK दुग्गल से मिलकर उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। होम सेक्रेटरी ने हरियाणा के DGP राम रक्षपाल सिंह को तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच शुरू भी हुई। सब जरूरी बयान लेने शुरू किए गए, लेकिन साथ ही शुरू हुआ SP राठौर की पावर का खेल।
उसके आदेश पर पूर्व विधायक जगजीत सिंह टिक्का ने लोगों की भीड़ लेकर रुचिका के घर के सामने और डीजीपी राम रक्षपाल के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसमें रुचिका के परिवार वालों के साथ साथ होम मिनिस्ट्री के खिलाफ भी नारे लगाए गए ताकि जांच को भटकाया जा सके। लेकिन फिर भी डीजीपी ने अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट 3 सितंबर 1990 को होम सेक्रेटरी को सौंप दी, जिसमें राठौड़ को दोषी ठहराया गया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई। होम सेक्रेटरी जेके दुग्गल ने इस रिपोर्ट फाइल को होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन कार्यवाही से पहले ही जेके दुग्गल को पोस्ट से हटा दिया गया, इसलिए फाइल वहीं पड़ी रही और कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। इस तरह शुरू हुआ राठौड़ की पावर और पॉलिटिक्स का गंदा खेल। राठौड़ के किराए के लोगों ने रुचिका और परिवार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा। 20 सितंबर 1990 को रुचिका को बिना किसी नोटिस के स्कूल से निकाल दिया गया। कारण रुचिका की स्कूल फीस जमा न होना बताया गया, लेकिन वास्तव में उस समय 135 बच्चों की स्कूल फीस पेंडिंग थी, जिसमें राठौड़ की बेटी प्रांजलि का नाम भी शामिल था। लेकिन सिर्फ रुचिका के खिलाफ ही एक्शन लिया गया और ये सब राठौड़ की पावर का ही असर था। कहा जाता है कि ऐसा राठौड़ की बेटी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए किया गया था, क्योंकि केस के बाद रुचिका के क्लास में होने से प्रांजलि अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। राठौड़ के आदेश पर कई पुलिस वाले सिविल ड्रेस में रुचिका के घर के आसपास लगाए गए। घर वालों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। स्कूल से निकाले जाने के बाद रुचिका घर पर ही रहती थी, लेकिन आराधना ने उसका साथ नहीं छोड़ा। आराधना के माता पिता भी इस मुश्किल वक्त में उनके साथ ही थे। कभी कभी आराधना रुचिका को बाजार ले जाती, तब भी उनका पीछा किया जाता, छीटाकशी होती, उन्हें धमकाया जाता और कंप्लेन वापस लेने को कहा जाता। रुचिका के पिता व भाई के खिलाफ चोरी, हत्या व मानहानि के झूठे केस दर्ज किए गए। सिर्फ आशु के ही खिलाफ चोरी के 5 मामले दर्ज किए गए। यहाँ तक कि आराधना, उसके पिता आनंद प्रकाश और मां मधु के खिलाफ भी कई सिविल केसेस दर्ज किए गए। आनंद प्रकाश हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में सिविल इंजीनियर थे। वो एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का केस लगाकर उन्हें 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया और वापस आने पर उनका डिमोशन भी कर दिया गया। इन सबको लगातार केस से दूर रहने और गवाही न देने के लिए धमकियां मिलती रही। आनंद प्रकाश को जबरन प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दे दी गई, जिसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में केस किया और अपनी नौकरी को दोबारा हासिल किया। इस दौरान सरकारें बदली, सीएम बदले, लेकिन एसपी राठौड़ की पावर कम नहीं हुई। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में पुरानी एफआईआर की सिफारिश के बदले सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का आदेश दिया गया। 28 मई 1991 को चार्जशीट दाखिल हुई। अब सीएम भजन लाल थे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में जाकर फाइल कहीं खो गई और राठौड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वकील पंकज भारद्वाज जो रुचिका का केस लड़ रहे थे, उनके खिलाफ भी क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए, जिससे अन्य वकील इस केस को लेने से अब डर रहे थे। इतना सब हो रहा था, लेकिन मीडिया में इसकी कोई खास चर्चा नहीं थी। मीडिया हाउसेस और रिपोर्टर्स को भी खरीद कर या डरा धमकाकर केस से दूर किया गया। 1993 में रुचिका के भाई आशु पर कार चोरी के 6 केसेस और दर्ज किए गए। सिर्फ 13 साल के आशु पर अब कुल 11 केस दर्ज हो चुके थे। 23 सितंबर 1993 को सिविल ड्रेस में पुलिस वालों ने आशु को घर के पास से उठा लिया और मनसा देवी में सीआईए के ऑफिस ले गए, जहां शुरू हुआ 13 साल के आशु पर प्रताड़ना का दौर। वहां उसे लगातार बेरहमी से पीटा गया। कई बार 20-25 किलो का वजन आशु पर लाद कर उसे घंटों खड़ा रखा जाता। अक्सर राठौड़ भी सीआई के ऑफिस आता जाता रहता। उसके सामने भी आशु को बुरी तरह पीटा गया। उसे बार बार राठौड़ के खिलाफ कंप्लेन वापस लेने के लिए धमकाया जाता। गैर कानूनी तरीके से आशु को कस्टडी में रखा गया। लगभग 1 महीने के बाद आशु को घर ले जाया गया और घर वालों के सामने भी उसे बुरी तरह पीटा गया। हथकड़ी लगाकर पूरे मोहल्ले में उसकी परेड कराई गई। शिकायत वापस न लेने पर अंजाम भुगतने की धमकी देकर पुलिस वाले चले गए। 11 नवंबर 1993 को आशु को एक बार फिर से उठा लिया गया। फिर से उसे पीटने और प्रताड़ित करने का दौर शुरू हुआ। लगातार पिटाई से आशु अब चलने के भी काबिल नहीं था। उसे कई दिन खाने और पानी के बिना रखा गया। उससे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए गए, जिसे बाद में आशु का कार चोरी का कबूलनामा बताया गया। 3 साल से परिवार सहित यातना झेल रही रुचिका अपने भाई की इस दुर्दशा से पूरी तरह टूट चुकी थी। कोई रास्ता न दिखने पर निराश होकर 28 दिसंबर 1993 को रुचिका ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने के बाद भी रुचिका को शांति नहीं मिली। हॉस्पिटल में रुचिका की लाश तब तक उसके पिता को नहीं दी गई जब तक उन्होंने कोरे कागज पर साइन करके नहीं दिए। इन पेपर्स पर रुचिका की फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें मरने का कारण कुछ और बताया गया। तब भी आशु को पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा। रुचिका के अंतिम संस्कार के बाद आशु को घर पहुंचा दिया गया, लेकिन तब भी वो बेहोश ही था। हर तरफ नए साल का जश्न था। कहते हैं रुचिका की मौत के बाद राठौड़ के घर
में एक बड़ी पार्टी रखी गई। ये नए साल का जश्न था या जीत की खुशी कह नहीं सकते, लेकिन गिरहोत्रा परिवार में तो मातम का माहौल था। 1994 में एक बार फिर राठौड़ के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हुई, लेकिन जल्दी ही जांच पूरी करके राठौड़ को बेगुनाह करार दे दिया गया। सीएम भजनलाल की सरकार ने राठौड़ को प्रमोशन देकर एडिशनल डीजीपी बना दिया। उधर रुचिका के पिता एससी गिरहोत्रा को करप्शन के चार्ज में यूको बैंक से सस्पेंड कर दिया गया। उनका बुक किया हुआ पंचकुला का एक बंगला भी धांधली करके राठौड़ के वकील के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें इतना परेशान किया गया कि तंग आकर वो पंचकुला से शिमला शिफ्ट हो गए। इंसाफ की इस लड़ाई में उनकी सारी जमा पूंजी खत्म होने पर कहते हैं उन्हें मजदूरी भी करनी पड़ी। पिता और भाई के खिलाफ इतने केसेस दर्ज हो चुके थे कि उनका सारा समय और पैसा कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही लग रहा था, लेकिन आराधना और उसके माता पिता उनके साथ हमेशा खड़े रहे। जब कोई और वकील रुचिका का केस लड़ने को तैयार नहीं हुआ, तब आराधना की लॉयर माँ मधु प्रकाश ने ये बीड़ा उठाया और पिता आनंद प्रकाश ने उनका पूरा साथ दिया। 1990 की जांच रिपोर्ट जिसमें राठौड़ को दोषी ठहराया गया था, आनंद प्रकाश ने 1997 में उसकी कॉपी किसी तरह हासिल की और हाई कोर्ट पे फिर से अपील की। 21 अगस्त 1998 में हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और राठौड़ पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसमें आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा को नहीं जोड़ा गया। अक्टूबर 1999 में चौटाला सरकार ने राठौड़ को फिर प्रमोशन देके डीजीपी बना दिया और नवंबर 1999 में ही राठौड़ का नाम बेस्ट ऑफिसर कैटेगरी में प्रेसिडेंट मेडल के लिए भेजा गया। 8 अक्टूबर 2001 को आनंद प्रकाश ने राठौड़ के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस धारा 306 के तहत दर्ज कराने की सिफारिश की। 23 अक्टूबर 2001 को सीबीआई के स्पेशल जज जे.सी. धंजल ने इस केस में 306 की धारा जोड़ने का आदेश दिया, लेकिन जिसका नतीजा ये हुआ कि जे.सी. धंजल को मजबूरन प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेनी पड़ी। फरवरी 2002 में नए जस्टिस के.सी. कथूरिया ने आते ही इस केस से धारा 306 को हटा दिया। जस्टिस कथूरिया कभी गिरहोत्रा फैमिली के पड़ोसी थे और दोनों परिवारों में कोई प्रॉपर्टी विवाद भी था। उनके एक रिलेटिव एसपी राठौड़ के सेक्रेटरी भी रह चुके थे। तो क्या ये सब एक इत्तेफाक था? ये राठौड़ की पावर का ही असर था कि 2000 में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सीबीआई को सभी सबूत और गवाहों को दर्ज कराने में 7 साल लग गए। इस बीच 5 दिसंबर 2000 को राठौड़ को डीजीपी पोस्ट से हटा दिया गया और वो लंबी छुट्टी पर चले गए। मार्च 2002 को वो रिटायर भी हो गए। तमाम दुख तकलीफों के बावजूद इंसाफ की लड़ाई जारी रही। कई जज बदले, कोर्ट बदले, झूठे केस दर्ज हुए, लेकिन आराधना और उसके माता पिता ने कभी भी रुचिका के परिवार का साथ नहीं छोड़ा। 400 से ज्यादा हियरिंग में आनंद प्रकाश और मधु प्रकाश शामिल हुए। अनगिनत बार आराधना की गवाही हुई। 21 दिसंबर 2009 को जज जे.एस. सिद्धू ने फैसला सुनाया, जिसमें राठौड़ को छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इंसाफ के नाम पर यह मजाक नहीं तो और क्या था। 19 साल के इंतजार के बाद फैसला आया और सजा ना के बराबर। सीबीआई ने सजा बढ़ाने की मांग की तो जज ने 6 महीने की सजा को 18 महीने कर दिया। जनता में इस फैसले के प्रति भारी आक्रोश था। संसद में भी इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। जब ओम प्रकाश चौटाला से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने इसे बेवजह बढ़ाया गया तुच्छ मामला कहकर टाल दिया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर लगातार राठौड़ को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा। एसपी राठौड़ 5 महीने में ही जमानत पर रिहा होकर बाहर आ गए। राठौड़ ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया गया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अब राठौड़ को जेल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही 5 महीने की सजा काट चुके हैं। उनकी अधिक उम्र के चलते उन्हें सजा में छूट दी गई। इसके बाद राठौड़ को कोर्ट के बाहर अपनी जीत पर हंसते हुए देखा गया। यह हंसी भारतीय न्याय प्रणाली पर प्रहार की तरह थी। 26 सालों में राठौड़ सिर्फ छेड़छाड़ का दोषी सिद्ध हुआ। इतने सालों जैसे उसने अपनी पावर और राजनीतिक मदद से रुचिका व उसके परिवार को प्रताड़ित किया, जिससे रुचिका को अपनी जान तक देनी पड़ी, उसका कोई हिसाब नहीं। रुचिका के पिता व भाई आशु के खिलाफ सभी केस फर्जी साबित हुए। आराधना, उसके माता पिता, यहाँ तक कि पहले वकील पंकज भारद्वाज के खिलाफ भी जितने केसेस थे वो भी फर्जी साबित हुए और उन्हें भी रद्द कर दिया गया। पंकज भारद्वाज के साथ वकील मीत मल्होत्रा का नाम भी इस लड़ाई में शामिल है, जिन्होंने बिना कोई पैसा लिए पूरी ईमानदारी से यह केस लड़ा। भारतीय न्याय प्रणाली में गहरे सुधार की जरूरत है, ताकि राठौड़ जैसे लोग अपने जुर्म की जल्दी और कठोर सजा पाए। उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रदर्शन कर रहे रेसलर्स को इंसाफ मिलेगा और इस केस की निष्पक्ष जांच होगी।